हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पे, और उस टॉपिक के हम यहाँ पे दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये, और इसलिए हम यहाँ पर इस टॉपिक को कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ रहे हैं, तीसरा वाला टॉपिक है ना। तो इसके ऑलरेडी हम दो वीडियो दे चुके हैं। ये वीडियो हमारी चल रही है, तो 16 फर्स्ट, 16 सेकेंड, इस तरीके से हम पार्ट डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, उसको हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और ख़त्म भी कर लेते हैं आज ही। तो चलिए, देखिए, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने आज की इस वीडियो पे। हमने यहाँ पर कल हमने ये पढ़ लिया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। इससे आगे पढ़ रहे हैं अब हम, और यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में, कहाँ पर हुआ था? लंदन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 महीने चला था ये लंदन में, तो उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन में गांधी जी एस एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। कांग्रेस कार्य समिति की ओर से सरोजिनी नायडू ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में ही समाप्त कर दिया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान विस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, इसको इनको गांधी जी को इसने बोला था। ये इसका नाम था विस्टन चर्चिल, जिसने कहा था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, इनकी डेट आती है, बस याद रखना, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। संवैधानिक सुधारों की चर्चा सांप्रदायिक विषय मतभेद का कारण बने रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के राजनीतिक अधिकार व सिविल सेवा में अधिकार के लिए डटे रहे, और कांग्रेस द्वारा इन सभी सम्मेलनों में भाग न लेना इसकी असफलता का कारण माना जाता है। तेज बहादुर संप्रभु, M.R. जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व रियासतों के प्रतिनिधियों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, ठीक है। इसके तहत दलित वर्ग पर, ठीक है, पृथक निर्वाचन 16 सितंबर 1932 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब उनका अलग से निर्वाचन होगा, 16 सितंबर 1932 को लागू कर दिया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी जेल में ही 20 सितंबर से 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 31 से 147 कर दी गई तथा पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया, और 26 सितंबर 1932 को अनशन समाप्त हुआ, ठीक है। गांधी जी ने मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निलंबित कर दिया और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में लग गए, ठीक है। उन्हें हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी गांधी जी ने। उसके बाद में आता है सर प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में जो होता है उसकी बात होती है। कांग्रेस के वर्ष 1936 तथा 1937 में लखनऊ और फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सभी दल चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हुए, और वर्ष 1937 में हुए फ्रांसीसी विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया तथा 8 राज्यों में सरकार का गठन कर दिया, ठीक है। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रही, मतलब वहीं पर इनका क्या नहीं आया? बहुमत नहीं आया। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह साबित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए जनता का नेतृत्व नहीं करती, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। ये उन्होंने मतलब बता दिया। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद
अक्टूबर-नवंबर 1939 को मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं रहा होगा ऐसी कंडीशन जो उन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा तो उन्होंने दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस एवं अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, समझ में आई बात आपको। उसके बाद अगला आता है सर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की यहाँ पर हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। प्रांतीय विधान मंच ने 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रांतीय विधान मंच ने 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत यहाँ पर किया गया। इसमें डोमेनियन स्टेटस एवं संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात कही गई, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, किस प्रस्ताव आता है मार्च 1942 में। कब आता है सर? मार्च 1942 में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, जिस पर सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जो मार्च 1942 को भारत पहुंचा और अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कही गई थी 1942 में। ठीक है, इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, डोमेनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए। गांधी जी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। ठीक है, क्रिप्स मिशन को 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन तो क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले गया और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे, जो इनसे वार्ता कर रहे थे, ऑफिशियल वार्ता जो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में शुरू होता है सर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था सर? भारत छोड़ो का नारा दिया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी। कांग्रेस की वर्धा समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करवाया था। भारत छोड़ो का सुझाव यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक, कहां से? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है। कब? 8 अगस्त 1942 को, और जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। और बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कर दी गई कि हाँ भाई, हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे और अंग्रेजों से भारत छोड़ो छुड़वा करके रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऑपरेशन चलाया अंग्रेजों ने, ऑपरेशन जीरो आवर, और उसके तहत इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए, गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। एक पैलेस मतलब जेल में नहीं रखा इन्होंने, उनको कहाँ रखा? आगा खां पैलेस में रखा। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में उनको भी रख दिया गया। ठीक है, इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद को उठाया तो उनको बांकीपुर की जेल में नजरबंद कर दिया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। ठीक है, हजारीबाग सेंट्रल जेल में उसको रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए तथा आजाद दस्ता नामक दल का गठन कर भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमि निभाते रहे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, जो समूचे देश में गूंज उठा, करो या मरो। ठीक है, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला। जैसे ही अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा लहराया, वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की अधिक तीव्र हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं आंदोलन की गतिविधियों को संचालित व प्रसारित करने के लिए गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई, जिसका संचालन ऊषा मेहता ने किया था। यहाँ पर वो
रेडियो से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी कि भैया मैं 21 दिन के उपवास पर रहूंगा। और मार्च 1943 को गांधी जी ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई भागों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित कर ली गई थी, ठीक है। मतलब इस आंदोलन को कहा जाता है कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन अगर हमारा नहीं रुकता तो देश हमारा यहीं पे आजाद हो जाता, जिसकी शुरुआत बलिया में चित्तू पांडे ने की थी और उसके बाद में तामलुक, तलचर व सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। 23 मार्च 1943 को 1943 को मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया, ठीक है, कि विभाजन करो और छोड़ दो, हमें अलग कर दो, ठीक है। ये उन्होंने नारा यहाँ पे दिया। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर संप्रभु, ठीक है। अति उदारवादी नेता थे कौन? तेज बहादुर संप्रभु ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामाजिक माना, ठीक है। और सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में ही विभाजन का प्रस्ताव दिया, जिसे CR फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इंपोर्टेंट है, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। उन्होंने इंडियन सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु CR दास के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। भैया नहीं कर रहे तुम्हारी नौकरी हम। जवाहरलाल नेहरू की तरह सुभाष चंद्र बोस पर भी सामाजिक विचारधारा का गहरा प्रभाव था। वे पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी कि गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और पुनः वर्ष 1939 में त्रिपुरा यानी कि मध्य प्रदेश में गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने, ठीक है। चलिए, किंतु मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। और जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जियाउद्दीन के वेश में कोलकाता से निकलकर काबुल पहुंचे। वहां ओरलैंडो मैसोटा के नाम से अफगानिस्तान रूस होते हुए बर्लिन पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात कर भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। वहां के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले ब्रिटेन के में भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें HC चटर्जी वित्त एवं MA आयकर प्रचार तथा लक्ष्मी स्वामीनाथन इस तरह के विभाग के मंत्री बनाए गए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान की तथा सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाई तथा अन्य ब्रिगेडों के नाम से सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड के उनका नाम यहाँ पे रखा। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उन्होंने यहाँ पर नारा दिया, जैसे गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार वर्ष 1944 में महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द प्रयोग किया गया। वर्ष 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार कर लिए जाने के बाद आजाद हिंद के सिपाहियों को जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को तोईहोकू हवाई अड्डे पर हुई संदिग्ध हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों प्रेम सहगल, शाहनवाज खान व GS ढिल्लन को गिरफ्तार कर 1945 में दिल्ली के लाल किले में केस चलाया गया। इन सैनिक अधिकारियों का केस लड़ने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की। वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए और भारत की स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कांग्रेस के सदस्यों को रिहा किया।
14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, ठीक है, याद रखिएगा। और जून जुलाई 1945 को वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श होते हुए हेतु शिमला में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता के को इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा भी दी थी। उसके बाद में आता है सर नौसेना का विद्रोह हो जाता है हमारे देश में, जो कि 1946 में होता है। फरवरी 1946 को बंबई में नौसेना ने खुला विद्रोह कर ब्रिटिश सरकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। यह विद्रोह तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ था। विद्रोह के नेता थे एम.एस. खान थे। इनकी मांग थी कि बी.सी. दत्त, जिन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिख दिया था, को रिहा किया जाए तथा आजाद हिंद फौजियों को भी रिहा किया जाए तथा बेहतर भोजन व भेदभाव का अंत किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। कैबिनेट मिशन और 24 मार्च 1946 को आता है। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिंग लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे। मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने समझौते के अंतिम प्रयास के आशय से शिमला में सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। और यहाँ पर क्या होता है, कैबिनेट मिशन ने कुछ सिफारिशें करी, जैसे भारत एक राज्य होगा जिसमें देशी रियासत तथा ब्रिटिश भारत शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा एवं संचार के विषय में केंद्र सरकार अधीन होगी। अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास सुरक्षित रहेंगी। संविधान सभा गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। 3 जून 1946 को मुस्लिम लीग के कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मांग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में ब्रिटिश भारत ने के प्रांतों के 296 स्थानों में कांग्रेस द्वारा 208 व 73 मुस्लिम लीग की जीत होती है। और 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त को, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन बाद में लॉर्ड वेवेल के अनुरोध पर वह शामिल हो गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। और इस उपबंध द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम से भारतीय संघ एवं पाकिस्तान के रूप में 2 अधिराज्यों का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 खत्म हो जाता है। इसी तरीके से टॉपिक नंबर 4 भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है ये भी, और बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़, सारे के सारे गवर्नर इसमें हम पढ़ेंगे, देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री वगैरह ये सब पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे कल की वीडियो में हम। आज की में इतनी रहने देते हैं। थैंक यू।